जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक और मंथली मार्केट आउटलुक मार्केट एंड इकोनॉमिक आउटलुक के सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ शऊर तुराबी तुराबी हैं जो एक्टिंग हेड ऑफ रिसर्च हैं हमारी इन्वेस्टमेंट टीम में। जी ओवर टू यू शऊर। Thank you, Tanvir sir. Assalamu alaikum, everyone. So we can start with the uh, with the updates that were, that actually ate up markets July's gains. So July में हमने देखा था कि after IMF's SBA the big sign, market ने एक healthy activity witness की थी और index appreciate किया था significantly. But उसके बाद फिर अगस्त में कुछ कंसर्न्स आना शुरू हो गए थे, जिसमें पॉलिटिकल एंड मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स, ये दोनों ऐसे कंसर्न्स थे कि जिन्होंने इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा वरी किया था। और रिजल्टेंटली मार्केट जो है वो हमने देखा कि एक डिप लिया था मार्केट ने, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड, जिसमें मार्केट अराउंड 46,000 47,000 के लेवल से गिरकर क्लोज टू 45,000 आ गई थी। Primarily reasons were the delay in elections and currency turmoil. So exchange rate दोबारा से डिस्ट्रप्शन शुरू हो गई थी। एक्सचेंज रेट में हमने देखा था कि 305 रुपए पर इंटरबैंक ट्रेड हो रहा था, जबकि ओपन मार्केट went to as high as 325 rupees, widening the gap between the two rates to up to 6%, जो कि IMF की रिक्वायरमेंट थी कि हमें 1.25% का गैप मेंटेन करके चलना था। सो ये चीजें इन्वेस्टर्स के लिए जाहिर है थोड़ी सी वरीसम थी। हाउएवर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अगस्त के मंथ में नेट बाइंग पर रहे वो, और $13 मिलियन की उन्होंने नेट इन्वेस्टमेंट्स की हमारी मार्केट में, प्राइमरीली कॉन्सेंट्रेटेड इन द एनर्जी एंड पेट्रोलियम सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर एंड information technology sectors. So, if you can move on to the next slide, yourself. So recently, last week, State Bank of Pakistan की Monetary Policy Committee की मीटिंग हुई थी, जिसमें against everyone's expectation, कमेटी ने एक्सचेंज पॉलिसी रेट को 22% पर अनचेंज रखने का फैसला किया था। नाउ मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 100 to 150 बिप्स हाइक। प्राइमरीली रीजन वाज के उससे पहले जो ऑक्शन हुआ था टी बिल्स का, उसमें जो कट ऑफ्स थे दे वर रेज्ड सिग्निफिकेंटली बाय द मिनिस्ट्री। सो 24.5% तक के कट ऑफ्स पर मिनिस्ट्री ने जाकर बिड्स एक्सेप्ट की थी, जो कि taking a hit from the past, which normally is an indicator of an increase in interest rates. So the market was expecting an increase, and resultantly yields did increase in the secondary market. जब ये auction हुआ था उसके बाद से up to the date of MPC's meeting. बट जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपना स्टांस अनचेंज रखा, तो फिर उसके बाद हमने देखा कि फॉलोइंग डे यानी फ्राइडे को यील्ड्स जो है वो दोबारा से नीचे आ गई। और अभी रिसेंट जो लास्ट ऑप्शन हुआ है उसमें भी हमने देखा कि जो कट ऑफ्स हैं और जो वेटेड एवरेज यील्ड्स हैं वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुई हैं रिलेटिव टू लास्ट ऑप्शन। सो द मार्केट हैज लार्जली करेक्टेड इटसेल्फ। जो स्टेट बैंक का स्टांस था, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टांस था, वो ये था कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स में थोड़ा सा ईज एक्सपेक्ट कर रही थी कमेटी। कमेटी एक्सपेक्ट कर रही है कि इन्फ्लेशन जो है वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पर ज्यादा आ चुका है आफ्टर वी सॉ a high of 38% year over year inflation in May। अगस्त का जो नंबर था वो 27.4% का रिकॉर्ड किया गया था। सो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, और स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये डिक्लाइन फर्दर कंटिन्यू करेगा। सो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पर इन्फ्लेशन रेट रहेगा, और कमोडिटी मार्केट्स और जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज हो रही थी मार्केट में, उसके अगेंस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली, उसको भी एमपीसी ने साइड किया एज अ रीजन।
over better inflation outlook. So and obviously हमने देखा कि एक्सचेंज रेट जो है वो उसकी जो गैप था वो नैरो हो गया और ओपन मार्केट में जो डॉलर का रेट है वो दोबारा से फिर नीचे आ गया आफ्टर दीज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स. So yeah, this was welcomed by the business community, and based on these factors, SBB decided to keep the against expectations. SBB decided to keep the policy rate unchanged at 22%. However, committee ने इस बात पर जोर दिया कि the committee will keep assessing the factors in domestic demand. और क्या impacts होते हैं current monetary tightening के उनके ऊपर. करंट अकाउंट डेफिसिट स्टेट बैंक की जो फिस्कल ईयर 24 की प्रोजेक्शंस थी उसके इन लाइन ही स्टेट बैंक को नजर आ रहा है. और एसबीपी जो है वो जो एसबीपी का एक व्यू होता है फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पर पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स का, उस पर एसबीपी बेस्ड ऑन करंट इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी इज एक्सपेक्टिंग a positive real interest rates on a forward looking basis. So SBP aims to achieve medium-term inflation target of 5 to 7% by the end of FY25. Post MPC announcement में जो analyst briefing होती है conducted by the governor of the State Bank of Pakistan, उसमें he alluded to the financial requirements of the country for the remainder of FY24. He said that $19 billion are required to be paid in external financing, जिसमें से 11 billion are expected to be rolled over, out of which 8 billion have already been rolled over and 3 billion के लिए negotiations चल रही हैं. And the remainder 8 billion will have to arrange financing for. But the governor also indicated that $14 billion worth of financing is expected in the remainder of this year. So $14 billion की financing expected है, funding expected है against finance requirement of $8 billion. If we add in the current account deficit projected for the remainder of the year, we should be expecting to see a very slight increase in SBP's reserves from current level by the end of FY24. If you could move on to the next slide, Tanvir, please. Inflation. So, as I alluded to earlier, inflation in the month of August recorded at 27.4%. Month on month 1.7% का increase था ये. जो ये increase था वो primarily food inflation की वजह से था, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों के food का share सबसे ज़्यादा होता है in the basket. Transport because of the significant rise in petroleum products prices, which is continued, and corn inflation increased by 21.4% in August. September and onwards के लिए what we are expecting actually is we are expecting कि September में we should be expecting a peak of around over 30% because of the low base effect. Last year September का जो inflation का number था that was that actually set a very low base because there was some working of electricity that led to this low inflation number, जिसकी वजह से this year we should be seeing a higher number in the month of September, but उसके बाद फिर we should be seeing a declining trend. However, what we expect is कि जो average inflation रहेगा for fiscal year 24, it could very well be over SBP's projection of 20 to 22%. If you can move on to the next slide, then please, we can look at the trajectory of inflation. So here is this trajectory, जिसमें हम ये expect कर रहे हैं कि 32% रिकॉर्ड किया जाएगा in the month of September, और उसके बाद फिर एक declining trend हमें नजर आ रहा है. Average जो हम FY24 का expect कर रहे हैं is 25% to 25.5%. So SBP का जो एक average inflation expectation है वो 20 to 22% की है. So we'll have to wait and see
कि एसबीपी का क्या स्टांस रहता है विद द अपकमिंग आईएमएफ रिव्यू इन नवंबर। एसबीपी क्या मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ जाता है या नहीं, would be a bold call to to assess, but we'll have to look for it. But right now, based on the factors that are unfolding, we expect it to be higher than SVP's average of 20 to 22%. करंट अकाउंट डेफिसिट जो अगस्त के मंथ में रिकॉर्ड किया गया was $116 billion. It was 70 it was a decline of 79% from July, जिसमें $775 million का डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया था। जो डिक्लाइन है वो ट्रेड बैलेंस की तरफ से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें 2% इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया इंपोर्ट्स में, जिसके अगेंस्ट 14% एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया। सो ट्रेड बैलेंस ने हमारी फेवर में इस दफा एक्सपोर्ट्स की वजह से ट्रेड बैलेंस थोड़ा सा हमारी फेवर में आया मंथ ओवर मंथ। एंड जो रेमिटेंसेस हैं वो $2.1 billion की रिकॉर्ड की गई थी in the month of August, which was significantly lower by around 24% अगर हम इसे पिछले साल के मुकाबले में देखें। बट पिछले साल जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भी और 700 बिलियन ही था, जो इवन आफ्टर द डिक्लाइन इन रेमिटेंसेस जो हमें सपोर्ट किया है इस मंथ वो इंपोर्ट्स के कम होने ने सपोर्ट किया है, क्योंकि पिछले साल जो हमारी इंपोर्ट्स थी वो अराउंड $6 billion की थी इन द सेम मंथ लास्ट ईयर, जो कि इस दफा $4.2 billion की रिकॉर्ड की गई है। सो अगर हम जो ग्राफ की तरफ देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो ग्राफ है उसमें जो रेड हाईलाइटेड एरिया है वो इंपोर्ट्स का एरिया है, एंड देन जो हमारी रेमिटेंसेस एंड एक्सपोर्ट्स हैं वो हमने ब्लू शेड्स में दिखाई है, विच शोज कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो मोरलेस अपने पेस के ऊपर चल रही हैं विद विद लिटिल हेयर एंड देयर। जिस चीज से हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल कर रहे हैं वो एक्चुअली इंपोर्ट्स के कम करने से हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूवमेंट की तरफ हम लेके जा रहे हैं। एक्सचेंज रेट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल यूएस फेड ने अपना फेड रेट जो है वो अनचेंज रखा इन द रेंज ऑफ 5.25 to 5.5%। बट जो पॉलिसी मेकर्स का स्टांस था वो रिलेटिवली थोड़ा सा टाइटर था जो पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे। सो दे आर एक्सपेक्टिंग अनदर इंक्रीज ऑफ अराउंड 25 बिप्स और उसके बाद वो पीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस रेट पर। बट जो मॉनेटरी ईजिंग है वो शायद इतना जल्दी ना हो सके जितना जल्दी पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिसका इफेक्ट हमने देखा डॉलर इंडेक्स में भी। डॉलर इंडेक्स भी जो है वो 105 पर अभी ट्रेड हो रहा है, अप फ्रॉम 102। एंड अगर हम अपनी लोकल करेंसी की बात करें तो जैसा हमने पहले भी बात की थी कि आफ्टर एन इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट इन द इंटरबैंक रेट जो 307 रुपए तक का हाई रिकॉर्ड किया गया था, अब जो जो इंटरबैंक का रेट ट्रेड हो रहा है वो अराउंड 294 295 रुपीज पर डॉलर पर ट्रेड हो रहा है। मेजर रीजन इस फेवरेबल करेक्शन की वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं और वो क्रैकडाउन है कि जो गवर्नमेंट ले रही है अगेंस्ट होल्डर्स एंड एक्सचेंज कंपनीज। एसबीपी ने जो है वो एक्सचेंज कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए कुछ नई रिक्वायरमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एंड जो गवर्नमेंट की तरफ से क्रैकडाउन किया जा रहा है ओवर स्मगलिंग ऑफ कमोडिटीज एंड करेंसीज, उसकी वजह से भी एक फेवरेबल इम्पैक्ट हमने देखा हमारी करेंसी मूवमेंट में। राइट, सो वैल्यूएशंस जो हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी है एवरेज अराउंड 22.4%। अगर हम बात करें 2005 से अब तक की तो 22.4% की एवरेज रही है, जो कि अब कम होकर 6% पर आ चुकी है। सो मैसिव मैसिव डिक्लाइन। प्राइस टू बुक
एवरेज प्राइस टू बुक 1.67 हमारी मार्केट ट्रेड करती रही है, कि जो अब 0.8 पर आ चुका है, which also indicates a massive decline, but also points out to a potential increase. And price to earnings की अगर हम बात करें मल्टीपल की, सो 8 के मल्टीपल पर हमारी मार्केट ऑन एवरेज ट्रेड करती रही है, जो कि अब 3.6 के मल्टीपल पर कर रही है। एंड डिविडेंड यील्ड जो हमारी मार्केट ऑफर करती रही है इन द लास्ट ईयर्स, वो 6.3% की है, जो कि अब बढ़ के 8.27% की हो गई है। सो सो ऑन ऑल फ्रंट्स वी कैन सी कि जो हमारी मार्केट पिछले कुछ सालों में एवरेज जिन मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रही है, या जो यील्ड्स ऑफर कर रही है, करंट जो मार्केट का लेवल है वो उससे सिग्निफिकेंटली डिस्काउंट पर है। सो व्हाट पीपल एक्चुअली मिस्टेक इज के वो इंडेक्स पॉइंट्स को देख के उसको एंकर बना लेते हैं, which would not actually be the right way or the perfect way to assess a market. These all indicators also should be given appropriate weight. And similarly, अगर हम इसके बाद की स्लाइड के ऊपर जाएं तो हम ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट से हमारी मार्केट जो है वो कितने डिस्काउंट पर ऑन एवरेज ट्रेड करती रही है, और अब कितने डिस्काउंट पे कर रही है। सो एमर्जिंग मार्केट से ऑन एवरेज हमारी मार्केट 39-40% के डिस्काउंट पे ट्रेड करती रही है, जो कि अब 71% का डिस्काउंट हो चुका है। एंड फ्रंटियर मार्केट से हमारी मार्केट ऑन एवरेज 30% के डिस्काउंट पर ट्रेड करती रही है, जो कि अब 60% का डिस्काउंट हो चुका है। सो सो द नंबर स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। हम ये देख सकते हैं कि हमारी मार्केट जो है वो अभी उसमें काफी जगह है फॉर 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 एप्रिसिएशन वंस these macroeconomic issues are dealt with and there is a little stability। we can see कि हमारी मार्केट जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे फैक्टर्स को प्राइस इन कर चुकी है। ठीक है, सॉरी आपकी इंटरप्ट कर रहा हूँ। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट का जो ग्राफ है ये बहुत ही डिम जी है। अगर इसको हम मतलब मैं माउस से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ श्योर बट ये बहुत ही डिम ऊपर है। इसको मे बी हम डिफरेंट कलर से कर सकें। श्योर ठीक है, noted noted, we'll work on that, and Sure. from the next session we'll use a different color, a brighter color for and here are our funds valuations similar to the market। हमारे फंड्स भी जो है वो इस वक्त अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड्स ऑफर कर रहे हैं। एंड अगर हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, रिलेटिव वैल्यूएशंस की, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियोज पर भी अगर हम इंडिविजुअली देखें तो KSE 100 इंडेक्स ने जो अभी रीसेंट एक रैली आई थी पोस्ट IMF SBA इन जुलाई, उसके बाद KSE 100 इंडेक्स का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है उसने काफी इंप्रूव किया है, राइट। सो सिमिलरली हमारे फंड्स के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो भी ऊपर आए हैं, बट इवन देन जो हमारा फ्लैगशिप फंड है USF एंड ASSF, which is USF is conventional, ASSF is Islamic funds, वो अब भी मार्केट से मार्केट से लो PE पर ट्रेड कर रहे हैं। सो मार्केट अगर 3.8 के PE पर ट्रेड कर रही है तो USF जो है वो 3 के PE पर है, और ASSF 3.3 के PE पर ट्रेड कर रहा है। URSF जो हमारा रिटायरमेंट फंड है फॉर कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स, एंड ARSF which is a retirement fund for Islamic investors, they are also offering attractive price to earnings multiples of 2.9 and 3.2। and then UFSF जो कि हमारा financial sector fund है, and AIEF which is our Islamic energy fund, वो भी मार्केट से सिग्निफिकेंट डिस्काउंट के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड्स अगर हम देखें तो जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर फंड है वो 14% की डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रहा है अगेंस्ट मार्केट्स डिविडेंड यील्ड ऑफ 9%। सो अ सिग्निफिकेंट प्रीमियम ओवर द मार्केट व्हिच इज बीइंग ऑफर्ड बाय UFSF। एंड अगर हम हमारे बाकी फंड्स को देखें, दे आर मोर लेस इन लाइन with markets dividend yield। बहुत शुक्रिया शऊर, आपकी प्रेजेंटेशन का कुछ सवालात हैं जो मैं करना चाहूँगा आपसे। सबसे पहला सवाल तो ये था कि एसपीपी ने जो
डिस्काउंट रेट को मेंटेन रखा, उसमें थोड़ा सा अगर और डिटेल में बता दें कि उनका क्या व्यू था और इसमें क्या कोर इन्फ्लेशन को उन्होंने ज्यादा वेटेज दी। आपके ख्याल में क्या मेजर रीजन थी? एक तो खैर सबसे बड़ी वजह तो मेरे ख्याल ये कि गवर्नमेंट का बर्डन और ज्यादा बढ़ जाता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अपने डेट पे। और अगस्त में हमने देखा कि अगस्त का जो इंटरेस्ट रेट एक्सपेंस था गवर्नमेंट का वो टोटल रेवेन्यू से भी ज्यादा था। you're right, तनवीर साहब, एक्चुअली गवर्नमेंट को एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है जो डेट सर्विसिंग की है। अगर हम फिजिकल अकाउंट्स की बात करें, जो बजट किया गया है वो हमें लगता है कि थोड़ा सा कम है, बल्कि सिग्निफिकेंटली कम है। उससे बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी गवर्नमेंट की डेट सर्विसिंग में। और जो गवर्नमेंट का, जो फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, जो नेट रिसीट्स होती हैं आफ्टर आफ्टर प्रोविंशियल शेयर, उससे ज्यादा सिर्फ डेट सर्विसिंग की मद में गवर्नमेंट का एक्सपेंस होगा। सो यू आर राइट ऑन दैट फ्रंट, एब्सोल्युटली, के इंटरेस्ट रेट जरा सा भी बढ़ने से गवर्नमेंट को बहुत बड़ी कॉस्ट है कि जो गवर्नमेंट को बियर करनी पड़ती है। बट आफ्टर द रीसेंट SBP's Act now, SBP and government are two separate entities. So I'm not sure if SBP would account for that factor in setting the policy rate. SBP का जो however एक independent stance था, वो ये था कि पॉलिसी रेट को मेंटेन रखने की वजह प्राइमरीली ये है कि जो इनके माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इन लाइन है विद व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग। सो दे वर एक्सपेक्टिंग इन्फ्लेशन टू कम डाउन, व्हिच इज कमिंग डाउन। जाहिर है जो स्लोप है या जितनी इंटेंसिटी से नीचे एसबीपी एक्सपेक्ट कर रही थी, उससे कितना डिविएट कर रहा है ये उन्होंने नहीं बताया, बट दे सेड के इट इज रीजनेबली वेल विद व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। नंबर टू, करंट अकाउंट डेफिसिट, एसबीपी का अगेन इस पे ये स्टांस था कि इवन आफ्टर ईजिंग इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉर FY 24, इसके इन लाइन जा रहा है। और वो हमने देखा कि लास्ट मंथ 770 मिलियन का था, इस मंथ 160 मिलियन का था। सो अराउंड $1 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड हुआ है, which is okay, which is as per SBP, which is in line with their projections. These two things, and then एक जो चीज SBP ने साइड की थी, जो गवर्नर साहब ने भी मेंशन की और उन्होंने अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी इस चीज का जिक्र किया था, वही था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं, उससे एक्सचेंज रेट के ऊपर और कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एसबीपी देख रही है, जो कि इन्फ्लेशन को ईज आउट करने में मजीद हेल्प करेगा। सो इन फैक्टर्स की वजह से एसबीपी डिड नॉट फील द नीड टू इंक्रीज द पॉलिसी रेट येट, बट ऑब्वियसली इट विल कंटिन्यू टू मॉनिटर के क्या इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या बता रहे हैं, और उसके ऊपर they'll act as needed in the next MPC. But for now, they said that these indicators are largely in line with what we are expecting. So there's no need to increase the policy rates further. थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि सर्कुलर डेट पे काफी चल रहा था कि शायद जो जाने वाली हुकूमत थी वो भी कोई इसका रिड्रेसल या रेजोल्यूशन नहीं कर सकी। क्या इंटरिम गवर्नमेंट कोई इस तरह के स्टेप्स उठा सकती है अदर देन ऑब्वियसली के बिजली की चोरी कम हो जाए वगैरह वगैरह? बट सर्कुलर डेट आपके ख्याल में ये हमारा इशू रहेगा टिल द नेक्स्ट गवर्नमेंट कम्स इन? देखिए, सर्कुलर डेट में अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें तो दो चीजें हैं। एक तो सर्कुलर डेट का जो स्टॉक है जो ऑलरेडी जमा हो चुका है, और दूसरा सर्कुलर डेट का जो फ्लो है जो हर साल सर्कुलर डेट हमारा बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो इन दोनों चीजों को, ज्यादा IMF की तो यही डायरेक्शन है कि आप इन दोनों चीजों को एड्रेस करें। ज्यादा जरूरी जो चीज हमारे ख्याल में है वो पहले इसका फ्लो रोकना है, क्योंकि अगर हम फ्लो रोके बगैर स्टॉक को एड्रेस कर भी दें तो इट विल बी फ्यूटाइल एक्सरसाइज, क्योंकि अगले साल फिर से वो फ्लो जो है वो उसको बढ़ा देगा। तो फ्लो रोकने के लिए IMF की क्लियर डायरेक्शंस हैं कि गैस प्राइसेस बढ़ानी है, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी इस बारे में काफी दफा इंडिकेशन दे चुके हैं कि गैस प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, which is pending for a long time. And we are also expecting कि before 30th September
एनी डे गैस प्राइस इंक्रीज का नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड अ सब्सटेंशियल हाइक ऑफ एटलीस्ट ऑफ 50% is on the cards, right? So gas price का increase is necessary to limit the flow of circular debt, और जितना जल्दी ये स्टेप लिया जाएगा उतना ज्यादा बेहतर होगा सर्कुलर डेट को रोकने के लिए भी, और आईएमएफ की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए भी। सो इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है एक्चुअली, वो यही है कि सर्कुलर डेट के फ्लो को रोका जाए। केयरटेकर गवर्नमेंट जो है उससे ये ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स लेगी और जल्दी लेगी एक्चुअली, बट अभी तक ज़रा अभी इट्स टू सून टू कमेंट एनीथिंग, बट या these increases should come into effect as soon as possible, वरना फिर हम सर्कुलर डेट को इसी तरह से बढ़ता हुआ देखेंगे, एंड जो भी इंटरनेशनल लैंडर है वो जाहिर है ये कंसर्न रेज करेगा कि आपको अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर करने की जरूरत है। सो यस, अच्छा। वंस एक दफा फ्लो सर्कुलर डेट का सेटल हो जाता है तो इसके बाद वी कैन वरी अबाउट द स्टॉक, बट फ्लो इज द नंबर वन थिंग टू हैंडल फर्स्ट। ओके। अच्छा, ये हमने देखा कि 2 वीक्स बैक जो ट्रेजरी बिल्स की ऑप्शन हुई थी उसमें सिग्निफिकेंटली कट ऑफ यील्ड्स जो है ऊपर गई थी। सो क्या उस गवर्नमेंट इतनी डेस्परेट थी उस टाइम बोरोइंग के लिए कि उन्होंने हाई रेट पे भी एक्सेप्ट की ऑफर्स थी, बट उसके बाद एक मार्केट को सिग्नल स्टेट बैंक की पॉलिसी से मिल गया, तो अभी कल जो ऑक्शन हुई है उसमें रेट सिग्निफिकेंटली नीचे की तरफ भी आए हैं। सो गवर्नमेंट की डेस्परेशन भी एक तरफ मौजूद है, और दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड यील्ड कर्व है, तो सारा ध्यान जो है वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स पे है। 10 ईयर पीआईबी मेरे ख्याल है 3 महीने के टी बिल से कोई 5-6% नीचे मिल रहा होगा। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल 5.5%, 6%। सो आप सही कह रहे हैं कि आई मीन ज़ाहिर these two, again as I said before, कि these two are now separate functions, मिनिस्ट्री एंड एसबीपी, क्योंकि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन किया गया था गवर्नर साहब से कि if SVP is eyeing everything is good according to SVP, then why did the finance ministry increase cut off yields to this much? जिसके जवाब में गवर्नर साहब ने ये कहा कि देखें वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिसीजन है, दैट्स एसवीपी इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी नाउ, बट कमेंटिंग ऑन द एक्शन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, वी आर नॉट श्योर एक्चुअली कि क्यों इस तरह से इतने ऊपर के कट ऑफ आए। दिस वाज अनयूजुअल एंड दिस वाज सरप्राइजिंग एक्चुअली, क्योंकि नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर में फिस्कल बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता अगर हम हिस्टोरिकली बात करें गवर्नमेंट के ऊपर। सो क्योंकि उनका टारगेट जो था वो उन्होंने पूरा करना था, तो प्रॉब्ली शायद इसीलिए उन्होंने कट ऑफ्स इतने ऊपर तक आकर और अपना टारगेट पूरा किया होगा। बट अदर देन दैट उसके बाद हमने देखा कि लास्ट मंथ जैसा आपने बताया भी लास्ट ऑक्शन में यील्ड्स है वो दोबारा से नीचे आ गई, owing to the fact that SBP did not increase the policy rate. So yeah, but this was unusual for the market participants. एक सवाल ये था कि जुलाई में एकदम से मेरे ख्याल इंपोर्ट्स को दोबारा से स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ने खोला था, तो एकदम से इंपोर्ट्स काफी सिग्निफिकेंटली राइज की, जैसे कैट भी बढ़ गया, बट अगस्त में फिर ये इतना एक शार्प फॉल आया इंपोर्ट्स में। इसकी क्या वजह है? क्या इंपोर्टर्स रुक गए हैं डॉलर के बढ़ने की वजह से, या एलसीज पे कोई एक एक ये भी खबर आई थी कि स्टेट बैंक जो है वो बैंक्स को एक मोरल परसुएशन के थ्रू कि आप सिर्फ जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनकी सिर्फ एलसी खोलें, उसके अलावा ना खोलें। तो आपके ख्याल में क्या रीजन थी कि अगस्त में कैट बहुत कम हो गया, डेफिसिट जो है? जी बिल्कुल, देखें जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगस्त के अंदर गैट जो है वो बिल्कुल कम हुआ है, $160 million का आया है अगेंस्ट $770 million इन जुलाई। ये जो डिफरेंस है बेसिकली ये इम्पोर्ट के कम होने का इतना नहीं है, मतलब बेसिकली इंपोर्ट जो है वो मंथ ओवर मंथ 2% से इंक्रीज हुई है एज अ फैक्ट, बट एक्सपोर्ट जो है वो मंथ ओवर मंथ कुछ 14% से इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से हमें ये क्वेश्चन मिला है।
सो एसबीपी ने एज पर देयर अनाउंसमेंट उन्होंने जो रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स थे इंपोर्ट्स के ऊपर वो उन्होंने खत्म कर दिए थे, बट ऑब्वियसली वी नो के डिमांड जो है वो एज अ होल थोड़ी सी सबसाइडेड है अभी भी। एंड ऑल्दो के नंबर्स जो हैं वो पिकअप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के फर्टिलाइजर के हमने नंबर्स देखे हैं वो इम्प्रूव आ रहे हैं, ऑटोज के नंबर्स रिलेटिवली इम्प्रूवमेंट है, सीमेंट के नंबर्स में इम्प्रूवमेंट है। बट अगेन जो एक डिमांड जो है वो लार्जली एग्रीगेट डिमांड अभी भी इतनी स्ट्रिक्ट मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से बहुत ज्यादा नहीं है। सो यस, इंपोर्ट्स इवन आफ्टर खुलने के बाद भी we can expect imports to remain lackluster for the remainder of the year due to subdued demand. And this will actually contribute to a current account deficit क्योंकि unfortunately जो हमारी current reserves की position है we cannot afford to run a large current account deficit. And so obviously I don't think that SBP will take actions as they did before of restricting imports, but through other means, through curtailing the aggregate demand from both fiscal consolidation and monetary tightening जो कि ऑलरेडी चल रहा है, इसके थ्रू जो एक नेचुरल डिक्लाइन है इंपोर्ट में वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कंटिन्यू रहेगा। एक आखिरी सवाल कि अभी कोई इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करे? एक तो खैर जो लॉजिकल रीजनिंग मेरे ज़हन में आती है कि मार्केट या वैल्यूएशंस बहुत चीप हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड शुड बाय रेगुलरली एट दीज लेवल्स। बस इसके अलावा आपके ख्याल में क्या रीजन एक इन्वेस्टर को हमें बतानी चाहिए जो उसको परसुएट करे कि वो स्टॉक मार्केट में इस टाइम एंट्री ले, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स? राइट, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट जो है वो ऑब्वियसली जैसा कि आपने बताया कि मार्केट बहुत डिस्काउंट पर है, जो हमने रीजंस पहले भी हमने डिस्कस किए, जो हमने चार्ट्स पे देखा। कीपिंग ऑल दोस रीजंस असाइड एज वेल, वी नो कि इकोनॉमी जो है वो साइकिल्स में मूव करती है, राइट? वी हैव ऑल लर्न दिस इन आवर इकोनॉमिक लेसंस दैट इकोनॉमी जो है वो हमेशा साइकिल से मूव करती है। सो देयर इज अ बस्ट एंड देयर इज अ बूम, एंड there's always a boom that is following a bust, right? So currently, जो हमारी macroeconomic indicators हैं, they are not too bright, right? Which is already priced in the market. ऐसा नहीं है कि हमारी मार्केट जो है वो इवन आफ्टर नॉट वेरी कंफर्टेबल इकोनॉमिक आउटलुक, हमारी मार्केट जो है वो कोई बहुत प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, हमारी मार्केट जो है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है, राइट? सो एक ऐसी मार्केट के जिसमें ये सारे फैक्टर्स जो हम देख रहे हैं या जो हम जो रिस्क हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर चुकी है मार्केट। यहाँ से जैसा कि हमने बात की कि नंबर्स अब पिकअप होना शुरू हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज की सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो रही है। इंक्रीज्ड सेल्स वुड इवेंचुअली मीन बेटर रिजल्ट्स फॉर द कंपनीज, बेटर डिविडेंड्स, बेटर यील्ड्स, और उसके बाद फिर जो है इन्वेस्टर्स खुद ही मार्केट की तरफ आएंगे। एक जो बट एक रीजन अभी इन्वेस्टर्स को मार्केट में आने से रोक रहा है। जी। मेरा एक सवाल है कि ये जो इन्फ्लेशन का काफी हाई नंबर है, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड देन अगर गैस बिल्स भी इंक्रीज होते हम्म। हैं, ऑल्दो कि गैस हमारी सारी पॉपुलेशन को अवेलेबल नहीं है, बट हम्म। डिस्पोजेबल इनकम्स हैव बीन हिट हार्ड। तो क्या ये एग्रीगेट डिमांड को कर्ब नहीं करेगा? बिल्कुल एग्रीगेट डिमांड को एक्चुअली ये कर रहा है इम्पैक्ट, और दिस इज दिस इज द दिस इज द फ्रूट ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग। सो जब स्टेट बैंक जो मॉनेटरी टाइटनिंग करता है उसका रीजन ये होता है कि एग्रीगेट डिमांड को कर्ब किया जाए, उसे कम किया जाए, उसे थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, ताकि जो इकोनॉमी जो हीटअप हो रही है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो, राइट? सो जब बैंक जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो अ पर्सन हु वुड रादर गो आउट एंड बाय अ कार, he would uh, he would put that money in his bank account to earn interest on it, ठीक है, rather than going out on and loaning a car on such high interest rates. So जब डिमांड कम होगी तो फिर imports कम होंगी, and
इम्पोर्ट्स हमें अभी नीड है डॉलर्स की, सो इम्पोर्ट्स कम होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो ये एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है बिल्कुल, बट दैट इज व्हाट एक्चुअली शुड बी हैपनिंग, राइट। हमारी इकोनॉमी जो है वो हीट अप हो गई थी पोस्ट कोविड, बट उसके बाद फिर जब कमोडिटी प्राइसेस ने एक सुपर साइकिल देखा, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हम सब ने देखा कि बहुत अग्रेसिवली बढ़ गया था, जिसको फंड करने के लिए वी नीडेड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, और वो बट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है वो। इसी से रिलेटेड जी एक सप्लीमेंट्री जी। क्वेश्चन होगा कि अगर एग्रीगेट डिमांड हमें लग रहा है कि कम होगी और मॉनेटरी टाइटनिंग ऑलरेडी हो रही है, सो इसका कंपनीज की, हम्म। स्पेशली जो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज हैं, इवन सीमेंट, आई वुड से कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन होगी, सो इनकी सेल्स पे भी तो इम्पैक्ट जी। आएगा ना, तो इनकी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, सो वो मार्केट के लिए तो इतना अच्छा इवेंट नहीं होगा। No, no, you're right, absolutely. But what actually we are missing in this is के जो मेजर मॉनेटरी टाइटनिंग या जो मेजर एग्रीगेट डिमांड पर हिट आनी थी वो आ चुकी है। हमने देखा कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी वो पिछले 2 सालों से किन नंबर्स पे आ रही है, राइट। सो वी नो के अब नंबर्स पिकअप होना शुरू हो रहे हैं, और इसीलिए जो जो रीजन स्टेट बैंक ने साइट किए कीपिंग देयर पॉलिसी रेट अनचेंज्ड, जबकि मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी 100 बिप्स टू 150 बिप्स हाइक, उन्होंने यही कहा कि ऑल्दो नंबर्स पे कर रहे हैं, डिमांड स्लाइटली इम्प्रूव हो रही है, बट उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो स्ट्रेस में आ रहे हैं। सो दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। इस वजह से स्टेट बैंक ने मजीद पॉलिसी रेट नहीं बढ़ाया, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग कि अब जो डिमांड इंक्रीज हो रही है ना, उसकी वजह से प्रॉब्ली इकोनॉमी हीट अप नहीं होगी। सो सो सस्टेन टू सम इट सस्टेन अप, ग्रोथ, जो मेजर, सॉरी। सस्टेन ग्रोथ होगी, यानी वो जी हीटअप की बिल्कुल बजाय। जी बिल्कुल, दिस इज व्हाट एसवीपी इज एक्सपेक्टिंग, एंड दिस इज व्हाट the macroeconomic indicators are suggesting. So major portion of that decrease in और आपकी आवाज आई कांट हियर। तो मैं अपने व्यूज का एक ये थोड़ा सा एक चीज बताता चलूं कि ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, इसको आप इस तरह से देखें कि now जी जी जी, श्योर, नाउ आई कैन हियर यू। ओके, सो आई वाज सेइंग कि हमने देखा कि पिछले साल में जो जो सेक्टर्स के जो वॉल्यूम्स थे उनमें एक मैसिव कॉन्ट्रैक्शन हमने देखी, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो। तो उसका एक रीजन तो जाहिर है सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स था, बट अगेन उसका डिमांड साइड भी बहुत वीक थी, एग्रीगेट डिमांड ने भी काफी हिट ली थी, सिग्निफिकेंट, राइट। बिकॉज ऑफ द रीजन दैट यू कोटेड के इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम है, लोग सेविंग्स की तरफ ज्यादा जाते हैं, जाहिर है जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं। सो उसका बहुत बड़ा पोर्शन जो था वो पिछले साल में हमने देखा कि वो हो चुका है। नाउ वी शुड बी एक्सपेक्टिंग सम पिकअप इन द डिमांड, एंड वी शुड बी द स्टेट बैंक इज आइंग इट, एंड वी शुड बी एक्सपेक्टिंग कि दिस वुड नॉट डिस्टर्ब आवर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। ओके। अच्छा, मैं एक व्यूअर्स को सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती क्या है, थोड़ा सा को एजुकेट करने के लिए कि एक 3.0 प्राइस टू अर्निंग रेशियो का ये मतलब है कि इस टाइम यूबीएल स्टॉक एडवांटेज फंड, जिसकी पी 3.0 है, इसका ये मतलब है कि इसके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं या शेयर्स हैं, उनकी जो कीमत है वो उनकी अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर की जो अर्निंग है उससे उसके 3 गुना है उसकी स्टॉक की कीमत। तो अगर हम इसी को रिवर्स यानी इनवर्स कर लें तो ये रेशियो कहलाती है अर्निंग्स यील्ड। सो 1 डिवाइडेड बाय 3.0 बिकम्स 33.33। सो यूएसएफ यानी यूबीएल स्टॉक एडवांटेज फंड की अर्निंग यील्ड एक्सपेक्टेड जो है वो 33.3% है। इसी तरह अलमीन इस्लामिक एनर्जी और यूपीएल फाइनेंशियल सेक्टर फंड, ये जो दो फंड्स है जिनकी अर्निंग प्राइस टू अर्निंग 2.2 और 2.3 है, इनकी अर्निंग यील्ड इससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि इनके अंडरलाइंग जो सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर, वो सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन पे हैं इस टाइम। सो ये बहुत ही अट्रैक्टिव अर्निंग यील्ड अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो
थोड़ा सा लॉन्ग टर्म को देख रहे हैं और एक ऐसी अमाउंट जो उनको यानी फौरन नहीं चाहिए, उसको वो इन इस तरह के पोर्टफोलियोज या इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शऊर। इंशाल्लाह नाजरीन, हम अगले महीने फिर एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसी के साथ खुदा हाफिज। थैंक यू। थैंक यू।